Hello everyone, welcome to Mavericks YouTube channel. In this video we had a conversation with Sadil Subodh Tavse. He is All India rank 170 for NDA 152 course. He got his recommendation in his third SSP attempt. So there is a lot to learn from his experiences and his journey. And also we have discussed about how he cleared his UPSC NDA return all the three times, and also how to perform better in SSP, how to perform under pressure, and Shardul and I got recommended from one FSP Dehradun together. So it's been nice talking to him, and I hope you will learn a lot from this coming episode. And I would also like to request your feedback for us because we are new at this, so that we can improve our work for you. Enjoy watching. Happy learning. Hello Shardul, welcome to our platform. I'm so glad to have you. Hi, thank you. I'm glad to be here as well. Okay, so we are going to start straight from your schooling. कि आपने स्कूलिंग अपनी कहाँ से की और फौज ज्वाइन करने का फितूर कब सवार हुआ और कब और कैसे? हाँ, तो हिस्ट्री ऐसी है कि मेरा पूरा बचपन पुणे में ही गुजरा है। मतलब जब से मैं बॉर्न हुआ था तब से अराउंड 2 मंथ्स के बाद ही मैं पुणे में ही रहता हूँ। तो मेरी पूरी स्कूलिंग 12th स्टैंडर्ड तक पुणे में ही हुई है। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरा घर एनडीए से बस 4-5 किलोमीटर ही दूर है। तो 12th 12th तक तो पूरा स्कूलिंग पुणे से ही किया। उसके बाद फौज ज्वाइन करने का फितूर आया बचपन में। एक्चुअली थोड़ा स्टार्ट हो गया था अराउंड स्टैंडर्ड 5th 6th में, क्योंकि तब थोड़ा जुगाड़ करके एक एनडीए के पासिंग आउट परेड के पासेस मिले थे हमको, तो वो हम देखने गए थे। वो उस तब एनडीए अंदर से देखा था पहली बार, और वो पासिंग आउट परेड में भी जो डिसिप्लिन वगैरह, जो रिस्पेक्ट वगैरह देखा, तब से मतलब तब रोंगटे खड़े हो गए थे। और तब से ही फिर थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं, थोड़ा इंक्लिनेशन मेरा डिफेंस सर्विसेज की तरफ थोड़ा बढ़ने लगा। और फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर मतलब एनडीए के पास ही रहता हूँ, और फिर पुणे में लोहेगांव एयर स्टेशन भी है। तो घर के ऊपर से प्लेन वेन उड़ते रहते थे मेरे, तो वही देख के और फिर थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा कि एक दिन ये प्लेन भी उड़ाने हैं, डिफेंस वाले, फाइटर वाले स्पेशली। तो फिर उसी के कारण मोटिवेशन बढ़ा, और फिर एक डिसाइड कर लिया कि ट्राई करेंगे एनडीए के लिए। ग्रेट भाई, ये कौन सी क्लास की बात है? ये 10th के बाद ही। 10th तक तो मेरा इतना कुछ डिसाइडेड नहीं था फ्यूचर का। 10th के बाद ही जब अच्छा, रिजल्ट वगैरह आए तब फिर देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तब एनडीए का भी एक ऑप्शन खुला। एनडीए के पेपर के लिए भी थोड़ा रिसर्च किया, तब पता चला कि एक पूरा पेपर मैथ्स का रहता है। तो जेई के लिए प्रिपरेशन में कर ही रहा था, तो जेई के प्रिपरेशन के साथ फिर एनडीए का भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू कर दिया था। अच्छा। तो फिर स्कूल में क्लास 10th के बाद में डिसाइड कर लिया था आपने कि एनडीए हाँ। जाओगे। ठीक है भाई। तो उसके बाद जैसे आपने स्कूल में कोई स्पोर्ट्स खेला हो या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट किया हो, तो स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ थी बहुत मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट किया था मैंने। स्टैंडर्ड 4th या 5th से लेकर क्लास 11 तक स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेला हूँ मैं, स्कूल टीम में था। तो वही स्पोर्ट खेलने का बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ इंडिया के प्रिपरेशन में भी और जनरल लाइफ में भी। एक तो फिजिकल फिटनेस तो रहता ही है, पर जो टीम बॉन्डिंग रहती है, टीम में कैसे वर्क करना, टीम के साथ कैसे खेलना, वो तुमको बहुत सीखने को मिलता है स्पोर्ट खेलने के साथ, स्पेशली अगर कोई टीम स्पोर्ट हो तो। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी किया पार्टिसिपेट। मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया था 3 बार। और उसमें उसके भी बहुत फायदे रहते हैं। उसमें वही फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता चलता है, तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप होती है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वही फिर बाकी क्विज वगैरह में तो स्कूल में करता ही था पार्टिसिपेट, पर दो ऐसी चीजें जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ एनडीए एसएसबी के हिसाब से, वो एक तो था स्पोर्ट मतलब फुटबॉल, और दूसरा मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेशन। और ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस वाला, ये हाँ, क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो एमयूएन बोलते हैं इसे।
तो जो यूनाइटेड नेशंस रहता है वैसा ही अब प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही इनको ऑर्गेनाइज करती है और होल्ड करती है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में जैसा रहता है सेटअप, तुमको हर एक पार्टिसिपेंट को हर एक कंट्री दी जाएगी और एक काउंसिल तुमको दिया जाएगा। तो तुमको वो कंट्री को उस काउंसिल में रिप्रेजेंट करना है एज अ डेलीगेट ऑफ दैट कंट्री। तो तुमको पूरे वो कंट्री की हिस्ट्री, वो कंट्री का स्टैंड पॉइंट क्या है, वो काउंसिल में उनके व्यू क्या है, वो तुमको रिप्रेजेंट करना है। और फिर वही एलाइज यूनाइटेड नेशंस में भी जैसा रहता है वो सब डिस्कशन, स्पीच देना होता है, मतलब मजेदार रहता है। यूनाइटेड तो नेशंस का एक बेसिकली छोटा रूप था। इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड से। हाँ ओके वैसा ही। ग्रेट। तो फिर क्लास 12th में जो अपियरिंग वाला एनडीए होता है वो दिया था भाई आपने? सॉरी क्या? जो क्लास 12th के साथ अपियरिंग वाला एनडीए होता है वो दिया था हाँ आपने? हाँ, तो दिया था, क्लास 12th अपियरिंग वाला दिया था। वो मेरा सबसे पहला था अटेम्प्ट अपियरिंग वाला इनफैक्ट। और तब भी रिटर्न क्लियर हो गया था मेरा। अभी तक 3 बार दिया है मैंने एनडीए का और तीनों बार रिटर्न क्लियर हो चुका है। तो तब तब दिया था मैंने, तब सैडली स्क्रीन आउट हो गया था, पर दिया है तब। ग्रेट। तो फिर उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था भाई? दूसरा दूसरा अच्छा था, बेटर था फर्स्ट अटेम्प्ट से। स्क्रीन आउट नहीं हुआ, स्क्रीन इन हो गया था फर्स्ट डे। और फिर 5 डेज इंटरव्यू में रहने का एक्सपीरियंस मिला। दूसरे इंटरव्यू के वक्त मेरा सेंटर आया था देहरादून। और तब था बारिश का मौसम, मतलब जून जुलाई की डेट थी, शायद जुलाई की डेट थी। तो बारिश का मौसम था, तो अलग ही था इंटरव्यू। मतलब थोड़े रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ नहीं था तब, पर थे मतलब फर्स्ट टाइम वो 5 डेज मैंने एक्सपीरियंस किए थे, तो मजा तो आया ही था। पर तब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था मैं, तब से मेरी साइक टेस्ट थोड़ी वीक गई थी बाकी टेस्ट से कंपैरिजन में। पर अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत वो वाला भी। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। मतलब तीनों बार एनडीए दिया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। पहले हाँ स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, और अब रिकमेंडेड अभी एकेडमी जाओगे। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी एनडीए की। आपने 3 बार एनडीए दिया और तीनों बार क्लियर किया। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करी मैथमेटिक्स के लिए, जीएटी के लिए? कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें? और पेपर अटेम्प्ट करने की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है क्या? सो यूपीएससी एनडीए पे बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा वही था, 12th अपियरिंग वाला। तो तब तक मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस तो हो चुका था, क्योंकि मैं जेई का प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो पीसीएम था मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना चाहिए था एनडीए के रिटर्न के लिए उतना तो था। और मैं एक एडवांटेज जो मुझे मिला कि जैसे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहती थी, और एनडीए का एक पूरा 300 मार्क का पेपर मैथ्स के ऊपर रहता है। तो वो मेरे मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैं उसमें मार्क्स खींच सकता हूँ। अब गैट का थोड़ा इशू था, क्योंकि गैट के लिए मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब में इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ाई की थी। गैट के लिए मेरा मेन स्ट्रेंथ है एक तो इंग्लिश, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स। और फिर अब जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ये भी जो 10th तक मुझे जो भी सही सही याद था उसके ऊपर ही मैंने अटेम्प्ट किए थे पेपर्स। पर मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो गया, गैट का कट ऑफ भी क्लियर हो गया इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण। और फिर मार्क्स बढ़ाने के लिए मैथ्स का पेपर ही काम आया। तो ऐसा। और सबसे ज्यादा जो मैंने प्रैक्टिस की, ऐसा रिसोर्स तो मैंने कोई ज्यादा यूज नहीं किया। जो भी एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, हर साल के दो दो, तो ऐसे कम से कम 12-13 पेपर्स तो मैंने सॉल्व किए थे, वो टाइम लिमिट लगा के 2.5 आवर्स का हर पेपर के लिए। तो टाइम में पेपर सॉल्व करना। और जैसे गैट में अब हर गैट में तुमको नए क्वेश्चंस पता चलते हैं, जनरल नॉलेज के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। और ऐसा हुआ है बहुत बार कि यूपीएससी एनडीए में वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, एक हाथ दो। तो फिर वही फैक्ट थोड़े याद रखना कि ये क्वेश्चन आया था पहले और इसका आंसर ये था। तो फिर ये थोड़ा याद रखना, कोई नई नॉलेज पता चली तो, और फिर वो अगले पेपर में कभी आए तो फिर सही करना। ऐसा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो रिटर्न एग्जाम की,
ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम लिमिट में, यही किया था मैंने। हाँ, सो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ग्रेट प्रीवियस भाई। ईयर क्वेश्चंस। तो और फिर तैयारी कोचिंग ली थी कहीं से या फिर खुद से ही? कोचिंग रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं ली थी, यूपीएससी एनडीए के लिए नहीं ली थी। जेई के लिए मैं मेरी थी कोचिंग 11th 12th की, तो उसके ही क्लासेस, उसके ही उसमें जो भी सीखा था उसके ऊपर ही दी मैंने यूपीएससी एनडीए, अलग से कुछ नहीं किया। ओके। और बुक्स कौन कौन सी फॉलो की या फिर यूट्यूब चैनल्स? यूट्यूब चैनल ऐसे कोई पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं किया था, बीच बीच में वीडियो देखता था एक आध दो कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह, पर ऐसा कोई चैनल नहीं था जो एकदम ही पूरा डाई हार्ड फॉलो किया था मैंने। और बुक्स भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट बुक भी कोई लीड नहीं थी मैंने, वही प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही प्रिंट निकलवा के जेरोक्स की दुकान पे पूरा सेट के सेट सॉल्व किए थे, ऐसा ही। ग्रेट भाई, ग्रेट। तो अभी हम यूपीएससी एनडीए की बात कर ली, आप पेपर अटेम्प्ट कैसे किया आपने उसकी बात कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत क्रूशियल हो जाता है टाइम मैनेज करना। हाँ हाँ। तो मैथमेटिक्स का अब उन्होंने 2.5 आवर्स में 120 क्वेश्चंस देते हैं वो। अब मुझे नहीं लगता, मतलब मुझसे तो कभी नहीं होंगे 120 पूरे के पूरे, ये मुझे पता है। मेरा हाईएस्ट जो भी मैंने तीनों पेपर में अटेम्प्ट किए थे वो अराउंड 80 या 85 क्वेश्चंस किए थे, वो भी शायद फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। बाद बाद में तो अराउंड 70 तक ही आया था मैं। तो मैं कैसे, स्ट्रैटेजी थी मेरी मैथ्स के लिए थी कि पेपर सॉल्व किया तो मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे जिसके ऊपर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि इसमें से क्वेश्चन आया तो 99% या 100% मैं श्योर हूँ कि ये टाइम में मैं सही कर लूंगा। तो फिर मैं पहले वो, मतलब अब यूपीएससी एनडीए के पेपर में भी ऐसा रहता है कि अगर एक चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन चालू किए तो अगले 3-4 क्वेश्चन उसी चैप्टर से होता है। जैसे लिमिट्स का हो गया तो 2-3 क्वेश्चन लिमिट्स के एक साथ आ जाएंगे, अगर इंटीग्रेशन का हो गया तो 4-5 इंटीग्रेशन के एक साथ आ जाएंगे। तो वही मैं पेपर में ढूंढता था कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के क्वेश्चंस कहाँ है, वो पहले सॉल्व करता था, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था, उससे मोमेंटम बनता था कि आ रहा है हमको, मतलब सॉल्व करते आ रहा है, हो सकता है ये पेपर क्लियर हो सकता है। और फिर वही ढूंढते ढूंढते स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट तक जाता था, और उसमें टाइम खत्म हो जाता था, तो जो भी जितना करते आते थे क्वेश्चंस, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर से स्टार्ट करता था और फिर बाकी क्या करता था, ऐसा। सेम भाई, रिलेटेबल। ऐसा ही होता है। और इवन 120 क्वेश्चन पूरा देखना इज अ बिग हाँ, थिंग। कभी कभी तो देखना भी नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, घर जाके फिर पता चलता है कि ये क्वेश्चंस भी थे और इनमें से भी कोई कर सकते थे अपन। और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसे हम देखते ही कर सकते हैं लिटरली। हाँ, देख के ही टिक करो, ओएमआर पे भर दो, ऐसा। हाँ, तो ऐसे तो 120 क्वेश्चन देखने का हमें टारगेट करना चाहिए। चलो भाई, हो गई ये यूपीएससी एनडीए की बात। ठीक है, अभी बढ़ते हैं एसएसबी की तरफ, जिसे बहुत बड़ा टैबू समझते हैं लोग। बताओ, एसएसबी की तैयारी कैसे की, स्क्रीनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? हाँ, तो एसएसबी के लिए जब मेरा पहली रिटर्न एग्जाम निकली थी तब फिर एसएसबी के लिए मैंने लगाई थी कोचिंग, क्रैश कोर्स लगाया था 12-14 दिन का पुणे में ही। और तब फिर मुझे एक्चुअल में एसएसबी के 5 दिन क्या होते हैं, कैसी कैसी टेस्ट रहती है, कैसी टेस्ट को किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए, ये फिर तब मुझे थोड़ा और डीप में आइडिया मिला। या फिर पहले, मतलब मैं अब सोचता हूँ कि अगर वो क्रैश कोर्स नहीं लगाया रहता और फिर ऐसे ही चला जाता तो मतलब कुछ भी नहीं होता। बहुत, मतलब बहुत बुरी हालत थी। फिर वो क्रैश कोर्स के कारण थोड़ा नॉलेज आया, थोड़ी क्लैरिटी मिली। और फर्स्ट अटेम्प्ट तो ठीक है, चलो स्क्रीन आउट हो गया था। तब भी बहुत कॉन्फिडेंस में गया था मैं कि हो जाऊंगा, स्क्रीन इन होने में क्या ही जाता है, कि OIR 1-2 ले आऊंगा, उसके बाद पीपीडीटी में थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा, स्टोरी पॉजिटिव बना लूंगा, हो जाऊंगा स्क्रीन इन। पर फर्स्ट डे स्क्रीन आउट, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तब फिर बाद में आके जब एनालाइज किया तब शायद OIR इतना स्ट्रांग नहीं था, शायद स्टोरी थोड़ी नेगेटिव थी, स्टोरी में ज्यादा कुछ सेंस नहीं था, डिस्कशन में भी इम्प्रेसिव डिस्कशन नहीं हुआ होगा। तो घर आके एनालाइज किया तो फिर लगा कि हाँ, मतलब स्क्रीन इन होने के चांसेस मेरे बहुत कम थे। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए देहरादून आया सेंटर, तो उधर गया फिर।
तब फिर से मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू के पहले फिर से मैं गया था वो क्रैश कोर्स, सेम क्रैश कोर्स जहां मैं गया था पहले, एक बार पीपीडीटी की ऑफलाइन प्रैक्टिस करने। और तब फिर वो जो असेसर्स थे उधर, दो असेसर्स हैं, दो सर्स हैं, एक एक्स साइकोलॉजिस्ट ही है और एक एक्स जीटीओ है। तो दोनों सर्स ने तब बोला मुझे कि लास्ट टाइम जब तू आया था तब से तेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है पीपीडीटी और डिस्कशंस वगैरह में। तब फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो गया। और स्क्रीन इन होने के लिए इतना ही मैंने एम रखा कि ओ आई आर कुछ भी करके ओ आई आर 1 लाना है। ओ आई आर 1 मतलब अगर तुमने ओ आई आर 1 लाया तो तुम्हारी पीपीडीटी की परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस मतलब जितनी पहली होती थी उससे थोड़ी कम हो जाती है। ओ आई आर 1 तो लाना ही है। उसके लिए ओ आई आर के सेट सॉल्व किए, क्लास में जाके बुक्स क्वांटिटेटिव की बुक सॉल्व की, आर एस अग्रवाल वगैरह, और वायर के सेट्स ऑनलाइन ढूंढे, टेलीग्राम पे ढूंढे, सॉल्व किए। फिर पीपीडीटी में तो वही डिस्कशन ही मेन रहता है। पीपीडीटी के लिए ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि गूगल पे इमेजेस ही सर्च कर लिया, पीपीडीटी इमेजेस, और फिर हर एक इमेज के लिए स्टोरी बनाते बैठा, क्योंकि वो फिर प्री कंसीव्ड आइडियाज हो जाते हैं और वो नहीं चाहिए था मुझे। तो वो स्टोरी तो मैं नेचुरली टेस्ट के वक्त जो भी मुझे आती वही लिखनी थी मुझे। पर डिस्कशन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की, क्रैश कोर्स गया था तो उधर 2-3 बार पीपीडीटी के डिस्कशंस हुए। उसमें डिस्कशंस में एंटर कैसे करना, वैल्यूएबल पॉइंट्स कौन से होते हैं और वो कैसे पुट फॉरवर्ड करना। अगर तुम किसी के पॉइंट से नहीं एग्री करते तो रिस्पेक्टफुली और मतलब डोमिनेट ना करते हुए कैसे उसको काउंटर करना, ये सब क्रैश कोर्स में ही सीखा था। तो वही उतनी प्रिपरेशन थी स्क्रीनिंग इन के लिए। ओके, ग्रेट। तो ओआईआर की आर एस अग्रवाल लगाई। हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एक आर एस अग्रवाल की बुक, या फिर कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक ये सॉल्व तो कर बहुत सकते हो गया भाई। मतलब ओआईआर के इतने हार्ड तो क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था ओआईआर? ओआईआर में टाइम मतलब टाइम लिमिट में नहीं करता था। ओआईआर ऐसे ही जैसे बैठ गया, फिर करते गया 15-20 क्वेश्चन, फिर थोड़ा ब्रेक अच्छा, ले लिया, फिर करते गया ऐसे। ओके ओके। सो ओआईआर की अच्छी तैयारी की और प्लस में पीपीडीटी की तो की। So that was हाँ, an additional benefit for you. Okay, so let us now move ahead for stage 2 testing of SSB. और पहली चीज आती है उसमें अगेन साइकोलॉजी। तो भाई आपने बताया कि आपने स्टोरीज की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। नहीं नहीं, टीएटी की भी और पीपीडीटी की भी स्टोरीज की प्रैक्टिस कभी नहीं की मैंने, क्योंकि प्री कंसीव्ड आइडिया से ही बच के रहना था मुझे। नेचुरली जो भी आता है ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वही निकालना था मुझे। ओके। और अ, फिर बात करते हैं डब्ल्यूएटी। डब्ल्यूएटी में तो जैसे सेंटेंस लिखना होता है एक वर्ड पर 15 सेकंड में, तो हाँ, वो कैसे हुआ बिना प्रैक्टिस? तो वो नहीं, डब्ल्यूएटी के लिए प्रैक्टिस की थी। उसके लिए अभी अच्छा। अब जैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं डब्ल्यूएटी के सेट्स, तो उसमें इशू क्या आता है, स्पीड स्पीड का तुमको इशू आ सकता है। मतलब 15 सेकंड में तुमको वर्ड देखना है, उससे कोई सेंसिबल आइडिया या थॉट तुमको रिलेट करना है, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी आएगा सेंसिबल वो रिलेट करना है, और फिर उसको 15 सेकंड में लिखना भी है। तो तुम पूरे के पूरे मतलब 7-8 वर्ड्स के सेंटेंसेस तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक वर्ड के तुम इतने लिखने गए तो तुम्हारे आगे के सारे स्किप हो जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस की कि कैसे जो मैं सोच रहा हूँ उसको कम शब्दों में कैसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ या कैसे लिख सकता हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस की, वो भी ऑनलाइन ही सेट्स प्रैक्टिस किए ज्यादा से ज्यादा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नेगेटिव मतलब सो कॉल्ड नेगेटिव जो वर्ड आ जाता है, जैसे फेलियर या डेथ या ऐसा कुछ आ गया, तो उसमें है होती है टेंडेंसी सबकी कि तुम ब्लैंक हो जाओगे कि इसके ऊपर क्या लिखना, मतलब इसके ऊपर क्या। मतलब उस नेगेटिव वर्ड को देखकर हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि इस पर हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस क्या लिखे हम। वही तो उसमें तुम्हारे 5 सेकंड चले जाएंगे। तो हाँ। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की नेगेटिव वर्ड्स की भी, कि अगर ऐसे आया तो फिर माइंड क्लिक करना चाहिए कि इसको पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव तुम कैसे सीख सकते हो, इससे पॉजिटिव तुम लिख कैसे सकते हो कुछ थॉट, ऐसा।
और टाइम की ही प्रैक्टिस की डब्ल्यूएटी के लिए 15-15 सेकंड में एक एक वर्ड से रिलेटेड कुछ लिखना, यही प्रैक्टिस की थी ऐसा। ओके। और एसआरटी के लिए? एसआरटी के लिए मैं जो क्रैश कोर्स को गया था उनके पास दो तीन एसआरटी बुकलेट्स होती थी। तो एक्चुअली वो क्रैश कोर्स में भी हमको पूरी फुल जो साइक टेस्ट रहती है वो हमको अटेम्प्ट करवाते थे प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ। 12 मतलब 11 टैट की इमेजेस और एक फ्री इमेज, फिर 60 डब्ल्यूएटी के वर्ड्स, फिर 60 एसआरटीज और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन के पैराग्राफ्स। तो ये प्रॉपर टाइम लिमिट में हमको करवाते थे अटेम्प्ट, और फिर उसका डिटेल्ड वो एनालिसिस करके हमको इंडिविजुअली फीडबैक बताते थे कि तुम किसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो एसआरटीज का तो इतना ही प्रैक्टिस किया था कि उनके क्रैश कोर्स में जो बुकलेट्स थे तो उनकी एसआरटीज मैंने की थी टाइम में ट्राई सॉल्व करने की। और फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है एसआरटीज आजकल, तो ऑनलाइन गूगल पे भी थोड़े थोड़े देखे थे कि सिचुएशंस नहीं अगर कोई मिल रही है क्या, और फिर उनके मन में ही सोच के रिस्पॉन्सेस अगर मैं इधर रहता तो क्या करता, यही प्रैक्टिस थोड़ी करता था। ओके। और एसडी की प्रिपरेशन या फिर एसडी कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, तो एसडी का तो क्या है, फॉर्मेट अपने को पता ही रहता है कि कौन से यूजुअली 5 पैराग्राफ्स आते हैं। तो उसकी मैं स्टार्टिंग मतलब पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। अब थोड़े लोग बोलते हैं कि एसडी की नहीं करनी चाहिए पहले से ही प्रिपेयर, थोड़े बोलते हो कि अगर तुमको क्वेश्चन पेपर पता ही है कि क्या आने वाला है तो तुम पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो मैंने तो चूज किया कि कर लो प्रिपेयर। तो उसके लिए तो मतलब लिटरली पेरेंट्स ओपिनियंस के लिए पेरेंट्स को जाके पूछा कि आपको क्या लगता है मेरे बारे में, क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस है। दोस्तों दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा जाके पूछा कि क्या लगता है। और यही सेल्फ ओपिनियन तो खुद से ही जो अंदर से आया वो लिखा। तो इस एसडी के लिए तो पहले से ही प्रिपेयर करके गया था पैराग्राफ्स, और वही लिख के आया था ऐसा। ओके। और वीकनेस जैसे ऐड की थी या नहीं की थी? वीकनेस की थी ऐड, मतलब पेरेंट्स का भी हो गया, फ्रेंड्स का भी हो गया, सेल्फ ओपिनियन में भी हो गया। वीकनेस अगर है तुम्हारी, और सबकी होती है, ऐसा परफेक्ट तो कोई होता नहीं, मेरी भी है, तो वीकनेस लिखी थी। और पर वो वीकनेस सिर्फ वीकनेस नहीं लिखी थी मैंने, वीकनेस लिखी पर उसको इम्प्रूव करने में या वो वीकनेस को कम करने में मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ, मैंने क्या एफर्ट्स डाले, वो भी आगे एक आध दो सेंटेंस में लिखा था। ओके। तो जैसे साइक टेस्ट में डब्ल्यूएटी 60 के 60 कंप्लीट कर दिए थे। हाँ, और डब्ल्यूएटी 60 के थर्ड अटेम्प्ट में जिसमें अभी मैं रिकमेंड हुआ उसमें 60 के 60 हो गए थे मेरे। सेकंड अटेम्प्ट में डब्ल्यूएटी मेरा वीक गया था तो अराउंड 53-54 हुए थे अटेम्प्ट शायद। और हाँ, इतना ही। 53 हुए थे सेकंड हाँ, अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में 53-54 थे। अभी एसआरटी कितनी की भाई इस वाले अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में? एसआरटी की थी 49 या 50 इसके अराउंड की थी, वो भी कंप्लीट तो नहीं हुई थी मेरी। सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुई थी, पर इसमें मुझे याद है 49 या 50 के आसपास की थी मैंने। स्टिल अ गुड नंबर। मेरी तो 37 थी एज माय हाँ, चेस्ट नंबर। ठीक है, पर मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि जिनकी नहीं होती कंप्लीट या फिर जिनकी थोड़ी कम होती है तो वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, थोड़े ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। अब अपन कुछ कह नहीं सकते, पर हो भी सकता है। ओनली साइकोलॉजिस्ट नो। वही सब असेसर्स को ही पता है वो क्या असेस कर रहे हैं, कैसे असेस कर रहे हैं। हाँ। ओके। तो भाई अब जीटीओ की बात करते हैं कि जीटीओ में सबसे पहले पीजीटी टास्क होते हैं, मतलब 2 टाइप के टास्क होते हैं, इंडोर और हाँ। आउटडोर। पहले इंडोर की बात करते हैं कि जीडी एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन है, हम्म। और काइंड ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स हेल्प यू थ्रू आउट दिस एसबी, थ्रू एंड थ्रू आउट। तो वो कैसे इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव की, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, और डिस्कशन में पार्टिसिपेशन लेना वो कैसे इम्प्रूव किया? तो वही जैसे बोला था, मैं स्कूल में मैंने तीन तीन बार मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया है। तो उसका जो भी प्रैक्टिस हुई थी या उसमें जो भी मैंने डिस्कशन या इंग्लिश का डेवलपमेंट जो किया था वो अब इस बार एसएसबी में मुझे यूज आया, मतलब जीडी हो गया, जीपी हो गया, कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम आया मुझे वो एमयूएन में पार्टिसिपेशन। और इंग्लिश के लिए इतना
एक्सटेंसिवली मैंने एफर्ट्स नहीं लिए थे इंग्लिश डेवलप करने के लिए, पर जो भी कभी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ उसमें अगर मुझे कोई वर्ड नया मिला तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास मतलब पास में डिक्शनरी नहीं है तो तुम आलसी फैला रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं मैं बाद में देख लूंगा इसका अर्थ। पर वो नहीं होता कभी कभी, जैसे तुमको अगर नया वर्ड मिला तो उसी टाइम तुमको वो वर्ड का अर्थ देखना चाहिए और फिर वो ट्राई करो कि वो तुम नए नए वर्ड को तुम्हारे डे टू डे लाइफ में कभी यूज कर पाए तो फिर वोकेबलरी भी बढ़ती है, तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे कोई है स्कूल में अभी 12th तक कोई भी है तो कोई भी पब्लिक स्पीकिंग की एक्टिविटीज होंगी जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो गया या कोई डिबेट हो गई, तो उसमें करते जाओ एक्सटेंसिवली पार्टिसिपेट। ऐसा मत सोचो कि नहीं बोर्ड्स है या 11th-12th इंपॉर्टेंट साल है पढ़ाई के तो नहीं करेंगे वगैरह, क्योंकि ये अगर तुमने इसमें एफर्ट्स डाले इसमें टाइम डाला तो यही तुमको फल बाद में देंगे एसएसबी के वक्त। तो इसमें हेजिटेट मत करो पार्टिसिपेट करने के लिए, और जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे तुम ऑनेस्ट लाइटर नोट तुमको पीआईक्यू में लिखने के लिए भी उतनी चीजें मिलेंगी। तो जित करते जाओ पार्टिसिपेट, इससे फायदा ही फायदा होगा। हाँ, ये बात बहुत सही बोली भाई आपने कि पार्टिसिपेट करना चाहिए और इवन इससे हमारी पर्सनैलिटी और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होते हैं। नटराजन सर ने कहा था कि प्रेप ऑफ एसएसबी इज नॉट लाइफ बट अ वे ऑफ लाइफ। तो सही। इसको अगर हम इस तरीके से कर कर प्रिपेयर करेंगे एसएसबी के लिए तो हमें कोचिंग लेने की भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ तो अभी हमने बात की इंडोर टास्क की, तो अभी बात करते हैं आउटडोर टास्क की। फट्टा, बल्ली, प्लैंक, आइडियाज, थंब हाँ रूल्स, फलक्रम ऑफ अर्थ। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया भाई आपने? इसके लिए जैसे मैंने बताया 2 बार मैं क्रैश कोर्स गया था, सेम क्रैश कोर्स को। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तब तो उन्होंने थियोरेटिकली बता दिया था कि सेंट्रल सपोर्ट क्या रहता है, रेयर सपोर्ट क्या रहता है। तुमको बस बेसिकली स्ट्रक्चर में सेंट्रल और रेयर सपोर्ट ढूंढना है और फिर प्लैंक या फट्टा बल्ली लगा के कुछ तो रोड बनाना है। पर तब उस टाइम पे जब मैं गया था तब उनके पास इतने स्ट्रक्चर्स प्रॉपर नहीं थे या स्ट्रक्चर्स की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी उनके पास इतनी। तो सेकेंड टाइम में जब गया वही क्रैश कोर्स को तो फिर उनके पास स्ट्रक्चर्स थे, तो थोड़ा हमको वो स्ट्रक्चर्स पे भी प्रैक्टिस करवाया। तब फिर एक्चुअल में प्रैक्टिकली दिमाग कैसे लगाना, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल सपोर्ट रेयर सपोर्ट कैसे ढूंढना और ये सब फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा। और फिर जैसे सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था मैं, तो तब मैंने की थी पीजीटी एचजीटी, तो तब भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था कि स्ट्रक्चर्स जो भी आएंगे थोड़े थोड़े ऐसे ही आएंगे, मतलब इसी लाइंस पे आएंगे, तो फिर कैसे ढूंढना सेंट्रल सपोर्ट रेयर सपोर्ट क्या। तो यही मतलब एक्सपीरियंस से ही प्रैक्टिस से ही थोड़ा थोड़ा आने लगा आइडिया ऐसा। ओके, तो कोचिंग में प्रैक्टिस कर कर और थ्योरी समझ कर ये आइडियाज आने लगे। हाँ चलो, और कोई टिप जो आप देना चाहोगे कि आउटडोर टास्क में हम कैसे वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हाँ हाँ जबकि पूरा ही ग्रुप आगे भागते रहते हैं? हाँ। अब जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि तो एक तो प्रतीक, मतलब चेस नंबर उसका क्या था, चेस नंबर चेस्ट नंबर 31 या 32 शायद ऐसे कुछ। नहीं उसका शायद 33 था, 33। हाँ वो हाँ 33 और तू तू 37। हाँ, मैं बिल्कुल तेरे साइड में। हाँ, तो 33 और 37 तुम दोनों मतलब इंडोर टास्क में भी और आउटडोर टास्क में भी तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब हमारे 8 लोगों में से तुम दोनों स्टैंड आउट कर रहे थे कि जीटीओ में इंडोर टास्क में भी आउटडोर टास्क में भी ये दोनों अच्छा कर रहे हैं, जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं डिस्कशन के लिए। पीजीटी एचजीटी में भी मतलब टीम को क्रॉस कराने को, टीम को आगे बढ़ाने को ऑब्स्टेकल से आइडियाज तुमको आ रहे थे। और तो तुम दोनों का तो परफॉर्मेंस अच्छा था। बाकी हम लोगों में से बीच बीच में थोड़े लोगों को आइडिया आ रहे थे, थोड़ों को नहीं आ रहे थे। मुझे भी बीच बीच में आइडिया आ रहे थे, बीच बीच में थोड़ा ब्लैंक हो जाता था। पर मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट में इंटर एसएसबी के थर्ड अटेम्प्ट में अलग जो किया इस बार सेकंड अटेम्प्ट से था कि कोई भी टास्क हो, इंडोर हो आउटडोर हो, टास्क चल रहा हो, टास्क खत्म होके बीच में ब्रेक चल रहा हो, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखी थी।
हमेशा पॉजिटिव मन को शांत करते रहा कि और चांसेस है अपने पास। अभी अगर इस टेस्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस कम रह गया तो अगले टेस्ट में भी कोप अप करने के चांसेस है। और हमेशा मतलब लिटरली हमेशा चेहरे पे स्माइल थी मेरे पास। भले ही वो फोर्सफुली रखी हो, भले ही वो नेचुरली आ गई हो, पर उससे मतलब माइंड शांत होता है, तुमको पॉजिटिविटी लगती है और फिर नेचुरली तुम अच्छा करने लग जाते हो टेस्ट में। तो कोई टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस गंदा हुआ या थोड़ा कम हुआ, जिससे तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम हुआ, तो ऐसे उस टेस्ट के ऊपर ही मत सोचते रह जाना कि यार ये टेस्ट तो चली गई, अब इस मतलब इसमें जो मुझे परफॉर्म करना था वो तो मुझसे हुआ नहीं, तो आगे होगा क्या, ये मत सोचते बैठो। भूल जाओ वो टेस्ट को। जो तुम्हारे हाथ में है अगले टेस्ट, उसके ऊपर ध्यान दो। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो और पॉजिटिविटी से अप्रोच करो बस हर टेस्ट। वैसा यही थी। तो अभी बात करते हैं शार्दुल, हाउ वाज योर कमांड टास्क? हाँ, कमांड टास्क। तो इसके लिए मुझे सेकंड अटेम्प्ट का भी मतलब कमांड टास्क बताना मैं चाहूंगा कि कमांड टास्क में क्या हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में कि उन्होंने दो दो लोगों को बुलाया था स्टार्टिंग में, मतलब एक एक करके बुलाया, पर उन्होंने ऐसा किया जीटीओ ने कि दो लोगों को सेम टास्क दिया, फिर सेम स्ट्रक्चर दिया, फिर स्ट्रक्चर बदला, फिर अगले एक एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया, उन दोनों को सेम स्ट्रक्चर दिया, ऐसे दो दो लोगों को सेम स्ट्रक्चर दे रहे थे। और मुझे याद है मुझे 7th नंबर पे बुलाया था जीटीओ ने। और तब फिर कि तब तब जो भी था कमांड टास्क तब वो कर लिया था मैंने। और तब तब आया था सेकंड अटेम्प्ट में मेरा कमांड टास्क आया था वो बॉम्ब डिफ्यूजल रिट्रीवल जो भी रहता है कि जाना बॉम्ब निकालना और उसी साइड से फिर से आना। जो भी तुम कर रहे हो वो मतलब तुम्हारा फोकस तुम्हारे 100% डालने के ऊपर होना चाहिए। और थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मुझे शायद 5th या 6th नंबर पे बुलाया गया था। और तब था जो भी कमांड टास्क था मेरा, उस स्ट्रक्चर्स पे थोड़े कलर्स थे, येलो वगैरह रेड वगैरह थोड़े कलर्स थे। और वो फर्स्ट इसमें मैंने कर लिया था। मैंने शायद तुझे और प्रतीक को ही बुलाया था एज सबऑर्डिनेट्स। तो हम तीनों ने कर लिया था वो फर्स्ट इसमें ही। और फिर जीटीओ ने थोड़ा टफनेस बढ़ाई थी कमांड टास्क की, थोड़े कलर्स बदले थे शायद, या थोड़ा हाँ स्ट्रक्चर्स थोड़े तोड़े थे एक दो कि यू डोंट हैव दिस स्ट्रक्चर नाउ हाउ वुड यू क्रॉस इट वगैरह। तो तब भी थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा टाइम लेके क्रॉस कर लिया था। तो कमांड टास्क तो अच्छा ही था, ओवरऑल अच्छा ही गया था। ओके, और हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस जब हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में बोला गया था कि अपनी हाँ, फेवरेट एक्टर्स का नाम था? इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, अब बात ये थी कि थर्ड अटेम्प्ट में ही मैंने पहली बार इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल किया था, क्योंकि सेकंड ओ, इसमें बारिश थी देहरादून में तो वो तो कैंसिल हो गया था, तो मुझे उसका कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जो मैंने किया तो वो थर्ड अटेम्प्ट में ही पहली बार किया। और वही स्ट्रैटेजी मेरी ऐसी थी कि अगर यूजुअल देहरादून में तो ऐसे ही थे कि सब ऑब्स्टेकल्स रेक्टेंगल में अरेंज थे। तो स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि अगर एक से चालू किया मैंने किसी से भी, तो फिर अराउंड द बॉर्डर ही करते जाना है, ऐसे जिगजैग जिगजैग नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर भागने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और 3 मिनट में मैं 8 ऑब्स्टेकल कर पाया था। एक मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि टाइम खत्म हो गया, और जो दूसरा मैं नहीं कर पाया था उसमें मैं 2 बार फेल हो गया था करते करते, मतलब नहीं हुआ, तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर अगले इस पे मूव ऑन कर गया था मैं। तो पर मतलब फन था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी पहली बार जब किया, तो उसमें भी मजा आता है। और इतना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि अ, मैंने स्टार्ट किया था टाइगर लिप से स्टार्ट किया था, और फिर वही रोप ऊपर चढ़ी थी, तो उधर ही शायद 10 और 8 ऐसे 18 पॉइंट्स हो गए थे एक ही जगह पे। तो फिर उससे स्टार्ट किया और फिर रेक्टेंगल में ही करते गया जितने भी आते गए आगे ऐसे। मैं भी एग्री करता हूँ इसी स्ट्रेटेजी से कि जहां से स्टार्ट किया वहीं से घूमते घूमते अब जो आगे आ रहे हैं उसे कर, हाँ, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इतना मुश्किल नहीं होता।
बाकी हाँ, अगर तुम्हें स्किप करना है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट, ज्यादा चांसेस नहीं लेने चाहिए, पर्सनल चॉइस होती है वो। ओके ओके, सो शार्दुल वी टॉक्ड अबाउट जीटीओ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू तीनों तीनों नहीं, दोनों बार अटेम्प्ट्स में कैसा गया, और क्या सीखा आपने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, और क्या आप बताना चाहोगे फ्रेशर्स या रिपीटर्स? हम्म तो पर्सनल इंटरव्यू दोनों बार मेरा अराउंड 55 मिनट्स या 1 आवर इतना चला था। और दोनों ही इंटरव्यू के वक्त मतलब जब वो वेटिंग रूम में बुलाते हैं, थोड़ा बाहर रुकवाते हैं, जब वो फाइल चेक कर रहे रहते हैं, तब थोड़ी थी एंग्जाइटी, थोड़े हाथ पैर कपकपा रहे थे दोनों बार। पर ठीक है, जब अंदर एक बार तुम चले जाते हो वो रूम में, जब वो बैठ जाते हो चेयर पे, तब फिर सब नॉर्मली लगता है। फिर मतलब फिर लगता है कि चलो बात ही तो करनी है और खुद के बारे में ही तो बात करनी है किसी से, तो कर लेंगे, तब फिर नॉर्मल सा हो जाता है। और सेकंड एसएसबी का भी इंटरव्यू अच्छा ही गया था, मतलब इतना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे नहीं। थोड़े क्वेश्चंस जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे वो आए, थोड़े जो मुझे चाहिए थे वो नहीं आए दोनों अटेम्प्ट्स में। अब मेरा नाम शार्दुल थोड़ा यूनिक है, तो दोनों इंटरव्यू में आया था क्वेश्चन कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, या तुम किसी और शार्दुल को जानते हो क्या। या सेकंड अटेम्प्ट में तो मुझे मतलब सेकंड एसएसबी अटेम्प्ट में इंटरव्यू में ये पूछा था कि तुम्हारे शार्दुल ठाकुर के ऊपर क्या ओपिनियंस है उसके बारे में। तो ये सब ऐसे पूछ सकते हैं वो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, तो तुमको ऑन द स्पॉट मतलब तुम रेडी होने चाहिए वो आंसर करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ब्लैंक ही पड़ गए, तुम सोच ही रहे हो। तुम मतलब क्विक थिंकिंग होनी चाहिए तुम्हारी, और आंसर करना चाहिए ऑन द स्पॉट। और अब जैसे पीआईक्यू में मैंने लिखा था बहुत, जो मैंने पीआईक्यू तुझे भी भेजा उसमें लिखा था, फुटबॉल के बारे में बहुत लिखा था। स्पोर्ट मेरा मेन फुटबॉल ही था, फुटबॉल इतने साल खेला हूँ वो सब लिखा था। पर दोनों इंटरव्यू में मुझे फुटबॉल के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं फुटबॉल का इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, इतनी नॉलेज थी फुटबॉल की, पर उन्होंने एक भी क्वेश्चन फुटबॉल के ऊपर नहीं पूछा दोनों इंटरव्यूज में। ठीक है, मतलब बाकी जो भी पूछे वो कर लिए थे आंसर अच्छे से। थर्ड थर्ड इंटरव्यू में थर्ड अटेम्प्ट के इंटरव्यू में थोड़ा जो सेकंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू से अलग था कि वही जैसे चेहरे पे ज्यादा स्माइल थी, ज्यादा पॉजिटिविटी थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया जिसका आंसर मेरा प्रिपेयर्ड नहीं था, या मतलब मुझे नहीं आ रहा था दिमाग में, तो अपना टाइम लिया, ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, स्माइल रहती थी चेहरे पे, और फिर कॉन्फिडेंटली थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सोच के आंसर करता था। और अगर मतलब कोई जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कर सकते हैं, तुम्हें ग्रिल कर सकते हैं, कोई तुमने गलत या फिर कोई उल्टी पुल्टी चीज बोल दी तो उसके ऊपर ग्रिल कर सकते हैं। तो ग्रिल एक दो बार हुआ, मैं इतना सीरियसली नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, पर तब भी पॉजिटिविटी रही, चेहरे पे स्माइल रही, और उससे काउंटर कर लिया था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दोनों अटेम्प्ट में ही अच्छे गए थे ऐसा। ओके ओके, तो ये हुई इंटरव्यू की बात। अब कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले, कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले हम बात करते हैं कि आपने 3 बार एसएसबी दी है ना, और 2 बार कोई ना कोई गलतियां की होंगी, या फिर जनरली इस एक्सपीरियंस के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि बाकी कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं। तो वो गलतियों पे आप बात करें तो ठीक रहेगा, ताकि और बंदे आपके एक्सपीरियंस और गलतियों से सीख पाए और वो रिपीट ना करें सेम मिस्टेक्स। तो गलती पहले तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने की, स्क्रीन इन नहीं हो पाया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसमें ओआईआर को बहुत लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि ओआईआर तो निकल ही जाएगा, या ओआईआर वन वन आ ही जाएगा, उसमें इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते वगैरह। पर ओआईआर की प्रैक्टिस रेगुलरली करना जरूरी है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा हाथ वो क्वेश्चंस से एक बार निकलना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस रहना जरूरी है। तो ओआईआर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको निग्लेक्ट मत करो। और पीपीडीटी के लिए मैंने तो इमेजेस नहीं देखी, और मुझे भी जो लगता है कि अगर तुम पीपीडीटी के लिए या टीएटी के लिए बहुत एक्सटेंसिवली गूगल पे इमेजेस देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड वो प्री कंसीव्ड आइडियाज पे चले जाएगा। तुम फिर
इमेज पे स्टोरी नहीं लिखोगे, तुम्हारे दिमाग की एक स्टोरी उस इमेज पे फिट करने का ट्राई करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी गलती जो भी है, कुछ तुम्हारे फेवर में नहीं गया इंटरव्यू के वक्त, तो उसके ऊपर ही मत सोचते बैठ जाना। मतलब अब सब पूरा इंटरव्यू तुम्हारे ही फेवर में नहीं जाएगा, थोड़े टेस्ट में तुम अच्छा करोगे, थोड़े टेस्ट में तुम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। पर जो भी है, हमेशा अगली टेस्ट पे 100% तुम, मतलब 100% देने का तुम ट्राई करो, पॉजिटिव रहो। और जैसे थोड़ा मैंने जो किया था, मतलब ये गलती नहीं है, पर ये मुझे लगा कि मतलब मैंने किया इसीलिए मुझे एडवांटेज हुआ, कि जैसे पहले मैंने बोला था कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तुमको क्वेश्चन पेपर पता है, तुमको पता है क्या आने वाले पैराग्राफ्स। और टीएटी की भी 12th इमेज ब्लैंक रहती है, ये सबको पता ही है। तो मैंने टीएटी की 12th इमेज की स्टोरी मेरी पहले ही प्रिपेयर्ड थी, पहले ही मुझे पता था मुझे क्या लिखना है, किस लाइनों पे लिखना है, तो वो मेरी प्रिपेयर्ड थी। और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन के पैराग्राफ्स भी मैं प्रिपेयर करके गया था टाइम बचाने के लिए, कि जैसे टीएटी में क्या हुआ, 11 तुम इमेजेस की स्टोरी लिख रहे हो, उसमें अगर तुम्हारी किसी इमेज की स्टोरी लंबी खिंच गई और तुम्हारा टाइम रह गया, और मतलब तुम वो स्टोरी कंप्लीट कर रहे हो, तो कम से कम तुमको ये पता है कि 12th इमेज को तुमको कितना टाइम लगने वाला है, तुमको ये पता है तुमको क्या स्टोरी लिखनी है, तो तुमको सोचने में वो टाइम तुम बचा लोगे, और फिर तुम्हारी कंप्लीट हो सकती है स्टोरीज। और हाँ, जैसे पीपीडीटी में या फिर कोई भी डिस्कशन वाले जो टास्क हैं, पीपीडीटी हो गया, जीपी हो गया, जीडी हो गया, उसमें डोमिनेट ना करने का ट्राई करो। मतलब यूजुअली ऐसा होगा नहीं कि पूरा ग्रुप शांति बैठेगा, जीडी जीपी में सब लोग बोलने का ट्राई करते हैं, सब अपने अपने पॉइंट्स देंगे, पर डोमिनेट अगर तुम करोगे तो वो तुम्हारे मोस्टली अगेंस्ट ही जाएगा। डोमिनेट मतलब दूसरे लोगों को भी बोलने का चांस देना चाहिए। और ऐसा ही, बस अभी तो इतनी गलतियां आ रही है दिमाग में। ओके, तो पार्टिसिपेशन को बैलेंस करके चलना चाहिए। हाँ, सुनना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सपोर्ट करो। किसी किसी से तुम ऐसा होगा नहीं कि तुम सभी से एग्री कर रहे हो, किसी से डिसएग्री कर रहे हो, तुमको वो बताना है कि मैं डिसएग्री करता हूँ, तो वो उसका भी एक मेथड रहता है फॉर्मल, जिससे जीटीओ भी थोड़ा इंप्रेस होगा कि तुम कैसे टैकल कर रहे हो। तुम अगर डिसएग्री कर रहे हो तो तुम कामली कैसे बता रहे हो। तो ऐसा, मतलब वो सब पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए। ओके, सो 12th टीएटी स्टोरी क्या लिखी थी भाई? 12th टीएटी स्टोरी वो तो सेकंड अटेम्प्ट में भी और थर्ड अटेम्प्ट में भी सेम ही लिखी थी। वो अब खुद पे जैसे लिखी मेरे थी? दो खुद पे लिखी थी? हाँ, खुद पे ही थी। मेरे दो जैसे पैशन, एक तो फुटबॉल है और एक अभी ऑफ कोर्स इंडियन एयरफोर्स जिसके लिए सिलेक्ट हो गया, तो उन दोनों पैशन के ऊपर ही मुझे लिखनी थी स्टोरी। तो ऐसी लिखी थी मैंने कि अब जैसे फुटबॉल का एक कप रहता है इंडिया में, डूरांड कप करके, तो उसमें सब स्टेट्स की टीम रहती है और फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इनकी भी टीम पार्टिसिपेट करती है। तो फिर ऐसा लिखा था कि मतलब पहली बार इंडियन एयरफोर्स की टीम डूरांड कप के फाइनल में गई थी, और बेंगलुरु एफसी के साथ फाइनल मैच था, और उसमें कैसे इंडियन एयरफोर्स ने, पूरी टीम ने, मतलब टैक्टिक्स वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह लगा के कैसे फाइनल जीत लिया था वगैरह, ऐसी लिखी थी। ओके, तो अभी बात करते हैं भाई कॉन्फ्रेंस की ऑफ योर थर्ड अटेम्प्ट। हाँ, सो फोर्थ डे हम मस्ती करके पूरा फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं और शार्दुल एक ही ग्रुप में थे। हम साथ, हमारा एसएसबी साथ था। ही वाज चेस्ट नंबर 36 एंड आई वाज 37। सो फोर्थ डे हमारा पूरा फ्री था। हम अच्छे से मस्ती कर रहे थे फोर्थ डे, फिफ्थ, और रात को नींद नहीं आई थी शार्दुल, याद है? बहुत ज्यादा टेंशन था तब। What was your thoughts like on the fourth day, fourth night? फोर्थ नाइट को थॉट्स तो थे कि अब जैसे सब टेस्ट खत्म हो गए, अब हाथ में है नहीं कुछ, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि और टेस्ट नहीं बचे जिसमें मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता था, या जो भी मेरी गंदी परफॉर्मेंस हुई होगी उसको बेटर कर सकता था। पर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि हो गए, मतलब टेस्ट, अब जो भी होना है मैंने 100% दिया है मेरा। अगर मतलब अच्छा किया तो फिर हो जाऊंगा रिकमेंड, नहीं हुआ तो ठीक है, और एक दो अटेम्प्ट्स हैं, हो जाएगा कभी ना कभी। और
पर वही ज्यादा ज्यादा फोकस तो मैं जितना भी ट्राई कर रहा था उस कॉन्फ्रेंस के थॉट से मेरा दिमाग भटकाने का ट्राई कर रहा था उसमें कि हमने भी बहुत मतलब रात में पूरे ग्रुप ने मस्ती की थी बहुत पर तो उससे भी बहुत हेल्प हुई थी पर थी एंग्जाइटी तो रहती है कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले और ऊपर से अपना फोर्थ डे पूरा फ्री था मतलब कम से कम अगर फोर्थ डे को कोई टास्क रहता तो मॉर्निंग और आफ्टरनून तो अपनी बिजी निकल जाती पर मॉर्निंग और आफ्टरनून भी पूरी फ्री तो उसमें थॉट्स आते ही हैं पर ठीक है नेचुरल है वो तो ऐसा चलो, फिर कॉन्फ्रेंस कैसी थी आपकी? कॉन्फ्रेंस अच्छी थी कॉन्फ्रेंस कितनी 1.5-2 मिनट चली होगी या 2 से 3 मिनट उसमें गया मैं बैठा सामने विश किया और बोर्ड प्रेसिडेंट थे जो मुझसे कर रहे थे कॉन्वर्जेशन कॉन्फ्रेंस के वक्त और एकदम सामने ही बैठे थे वो बोर्ड प्रेसिडेंट है इसीलिए तो उनसे ही उनको ही देख के बात कर रहा था मैं साइड में कौन कहाँ कहाँ बैठा है कुछ भी याद नहीं रहता दिखता भी नहीं कॉन्फ्रेंस के वक्त और उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे कि पहले तो वही जनरल सवाल कि हाउ वाज योर स्टे हाउ वाज द फूड ये और फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था कि व्हाट व्हाट इज द रीजन ऑफ यू ट्राइंग टू जॉइन द एयर मतलब डिफेंस सर्विसेज या एयरफोर्स या व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड ऐसा तो ये पूछा था तो यही क्वेश्चन मुझे फिर से कॉन्फ्रेंस में भी पूछा इंटरव्यू में जो मैंने आंसर दिया था कि एनडीए से पास ही रहता हूँ घर के ऊपर से प्लेन मेरे उड़ते थे बचपन से ही और पासिंग आउट परेड भी देखी है एनडीए की तो तब उससे ही मोटिवेशन मेरा है ज्वाइन करने का तो वही आंसर इंटरव्यू में भी दिया था वही आंसर मैंने कॉन्फ्रेंस में भी दिया और ये 3-4 ही क्वेश्चंस थे जो कॉन्फ्रेंस में पूछे थे तो 3 मिनट की चली होगी कॉन्फ्रेंस और उसके बाद भेज दिया फिर बाकी लोगों की चली ऐसा अब्दुल, फिर वो मूवमेंट कैसा था जब ग्रुप कैप्टन सर आए और फिर टेस्ट नंबर्स अनाउंस हुए? हाँ तो वो मोमेंट वो उसकी भी अलग ही कहानी है स्टार्ट उन्होंने स्टार्ट किया अनाउंस करना और चेस नंबर 19 तक वो आए शायद चेस नंबर 19 और उसके बाद डायरेक्ट वो कूद गए चेस नंबर 33 पे मतलब प्रतीक पे 33 या 34 जो भी होगा वो उस पे डायरेक्ट कूद गया 19 से और बीच के सारे लड़के गायब तब फिर मुझे लगा कि अरे 33-34 ये तो इसके थोड़े ही बाद अपन है मतलब आ गए इतने जल्दी अपने तक नंबर और फिर सुन ही रहा था वो 33 या 34 प्रतीक का लिया नंबर प्रतीक खड़े होके नाम बताया बर्थ डेट बताई फिर अगला उन्होंने लिया 30 और फिर अगला डिजिट उसके लिए इतनी मैंने प्रे की थी मतलब इतने प्रेयर्स किए थे मैंने तब उस टाइम पे और वो 36 जब बोले तब अपने आप ही मेरा पूरा शरीर खड़ा हो गया वो नाम चिल्लाया जोर से डेट ऑफ बर्थ जोर से बताई फिर बैठा और फिर तब हिट हुआ कि हो गया फाइनली मतलब हो गया रेकमेंड आ गया अपना नाम हो गया जितने भी तीसरा अटेम्प्ट था जितनी मेहनत की थी जितना सीखे थे 2 फेलियर से उनका आ गया सक्सेस फाइनली तो खुशी थी इमोशनल मोमेंट भी था थोड़ा क्योंकि मतलब मम्मी पापा ने भी देखा था कि 2 बार फेलियर है तो पर इतना ट्राई कर रहा है तो है इसकी इच्छा तो थोड़ा इमोशनल भी था कि और खुशी भी थी कि जल्दी जल्दी पेरेंट्स को बताना है फोन करके कि हो गया फाइनली तो ऐसा तू सब मतलब अपने ग्रुप वाले अपन तीनों सभी रो रहे थे तू भी प्रतीक भी मैं भी दीक्षांत फ्रेशर्स भाई। नहीं दीक्षांत तो हाँ, हाँ दीक्षांत तो और फ्रेशर्स नहीं रो रहे थे क्योंकि फ्रेशर्स को वो रिपीटर वालों को दुख नहीं होता ना तो रिपीटर वाले हाँ, तो सभी रो रहे थे अच्छा था बढ़िया था सीपीएसएस भी लोग जो बोलते हैं कि अरे इजी रहता है निकल जाएगा वो इजी रहता नहीं है उसका जो भी कट ऑफ वगैरह वो रखते होंगे वो बहुत लो रखते होंगे क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया सीपीएसएस उस हिसाब से मतलब उस टाइम भी डर था कि सीपीएसएस फेल हो गए तो काय का फाइटर पायलट बनेंगे यार फिर तो गया सपना फाइटर पायलट का पर निकल गए सीपीएसएस देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब मेरिट लिस्ट आई? ऑल इंडिया रैंक 170 शार्दुल सुबोध से। क्या मेरिट लिस्ट वही थोड़ा लगता था मतलब मैंने जितने भी सुने थे सीनियर्स से या जो भी मेरे मेंटर्स थे जिनसे भी सुना था कि एक बार एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए फिट हो गए तो तुमको मेरिट लिस्ट की टेंशन नहीं रहती इतनी वगैरह
पर वो जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं देखते ना एक अच्छी सी रैंक पे, तब तक रहता ही है मन में डाउट कि हो जाएंगे ना, कि मेरिट आउट हो जाएंगे, इतने दूर तक आए और दूर तक आके फिर मतलब लास्ट स्टेज पे आउट हो गए, थोड़ा डर रहता ही है। फाइनली जब आई मेरिट लिस्ट, देखा कि 170 आई है रैंक, अच्छी रैंक है, मिल जाएगा एयरफोर्स, तब फिर पूरा 100% सेटिस्फाइड लगा कि अब कोई बाहर जाने का इतना, अब नहीं जा सकते बाहर। सही है, ओके भाई, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. So Shardul, it was a pleasant talking to you, and it was also helpful for many candidates. Thank you for your presence. यस, थैंक यू। Okay. जय हिंद। हाँ, मैंने बंद कर रखा है सब पंखा. ग्रेट. अभी भाई मेरे पीछे सब्जी वाला आके खड़ा हो.